नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। टूलकिट केस में आरोपी दिशा रवि को जमानत मिलने के बाद देशद्रोह कानून पर नए सिरे से चर्चा छिड़ गई है, बहस छिड़ गई है। दरअसल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस की तमाम दलीलों को नकारते हुए दिशा रवि को जमानत दे दी। पुलिस ने देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोपों को साबित करने के लिए तमाम तर्क दिए। सोशल मीडिया पर शेयर की गई टूलकिट को दिल्ली हिंसा से जोड़ने की कोशिश की। देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बातें भी की गईं, लेकिन कोई दलील काम नहीं आई। अदालत ने कहा दिशा के इरादों से ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसे सलाखों के पीछे रखा जाए। पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने दिशा को जमानत दे दी। अदालत ने यह तक कह दिया रवि का यानी दिशा रवि का प्रतिबंधित संगठन पोएट सिख फॉर जस्टिस से संबंध साबित नहीं हुआ। अदालत ने यह भी साफ साफ कह दिया कि नुकसान ना पहुंचाने वाली टूलकिट का एडिटर होना अपराध नहीं है। सरकार को कड़ी फटकार लगाई है अदालत ने और कहा सरकार के जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए देशद्रोह के मुकदमे नहीं थोपे जा सकते। अदालत के इस रुख से दिल्ली पुलिस की राह अब मुश्किल हो गई है। दिल्ली पुलिस की किरकिरी हुई है। सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने का मौका विपक्ष को मिल गया है, क्योंकि लगातार विपक्ष टूलकिट को फैब्रिकेटेड बता रहा है। विपक्ष का साफ साफ कहना है सरकार सिर्फ असहमति दर्ज कराने वालों को टारगेट कर रही है, आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, दिशा की जमानत से टूलकिट पर फंस गई है सरकार, और क्या देशद्रोह कानून का दुरुपयोग हो रहा है? इसी पर आज राष्ट्र की बात में होगी बहस। जल्दी से परिचय करा दूं, मेरे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी बस थोड़ी देर में आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कांग्रेस से आलोक शर्मा आ गए हैं, आप देख पा रहे हैं आलोक शर्मा को। आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा को आप देख पा रहे हैं। संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वेद भूषण दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं। 5 मेहमान और एक किसान नेता भी शायद थोड़ी देर में मेरे साथ इस पैनल में जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत। पहले वेद भूषण आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। वेद भूषण, क्या दिल्ली पुलिस को अब मुंह छिपाने की जगह मिलेगी अदालत की इतनी कड़ी फटकार के बाद कि कोई सबूत नहीं है? दिशा रवि को आपने गिरफ्तार ऐसे ही कर लिया बिना किसी सबूत के। वेद भूषण को ध्यान होगा जैसिका, हाँ बोलिए। देखिए, आप जैसिका लाल केस के अंदर पटियाला हाउस कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने एक्यूज को बरी कर दिया और इसी दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास कर दी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं अलग अलग जजेस के, अलग अलग कोर्ट्स के, परंतु कोई ऐसी क्लीन चिट दिशा रवि को कोर्ट ने नहीं दी है कि ये अपराध हुआ ही नहीं था, या यह फाल्स केस था, झूठा केस था, या फैब्रिकेटेड केस था। बेल कोर्ट देना उनका प्रेरोगेटिव है, कोर्ट का राइट है कि तमाम एविडेंसेस सो फार जो कलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर अपना कोई निर्णय रखे। एक तो दिशा रवि लड़की थी, 21 साल की नौजवान लड़की थी, और जो एविडेंस अब तक कलेक्ट किए गए हैं उनके आधार पर कोर्ट ने अपनी ओपिनियन बनाई। और अरे तो जब अभी तक, एक सेकंड वेद भूषण, आप खुद को काट रहे हैं, अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं आप। अगर अभी तक की जांच में कोई सबूत था ही नहीं तो गिरफ्तारी की ही क्यों गई? कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी ना, इसीलिए तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी। प्राइमा फेसाई उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, टूल किट बनाया गया था, उसके आधार पर ही तमाम दंगे जो थे उसके अंदर मेंशन है, लिखे हुए हैं। ये कोर्ट का अपना इन्फ्लुएंस है, कोर्ट ड्रॉ कर सकती है, और पुलिस तमाम जितने जजमेंट है उसको एग्जामिन कर रही है। हो सकता है पुलिस जो है सुपीरियर कोर्ट के अंदर फाइल करे इसको ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो लेट अस वेट। इतनी जल्दी में कहना कि पुलिस फैब्रिकेटेड केस था, झूठा केस था, एविडेंस वेद भूषण जी एक सेकंड वेद भूषण एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। कोर्ट इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रही है सर, ये ऐसे मत बोलिए, अदालत की बात हो रही है यहाँ पर। पटियाला हाउस कोर्ट अगर यही फैसला दिशा रवि के खिलाफ गया होता तो आप बोलते अदालत ने बिल्कुल सही फैसला किया। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जज ने दिशा रवि को जमानत देते हुए जो टिप्पणियां की है ना, बहुत तीखी टिप्पणियां हैं, बहुत ही तीखी। जज ने साफ साफ कहा व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या किसी टूल किट को एडिट करना कोई अपराध नहीं है। बिल्कुल साफ कह दिया है जज ने। और यह जमानत देते वक्त जो टिप्पणियां की हैं कोर्ट ने, यह मैं आपको बता रहा हूं। सरकार के जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए देशद्रोह के मुकदमे नहीं थोपे जा सकते। यानी अगर सरकार उसका गुरूर, उसकी ईगो हर्ट हो
और वो किसी को उसके लिए सजा देने के लिए देशद्रोह का मुकदमा लगा दे, यह गलत है। सरकार पर नजर रखने वाले नागरिकों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो असहमत हैं, यह कोर्ट का कहना है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि फंसाया गया दिशा रवि को सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया देशद्रोह के मुकदमे में कि वो असहमति जता रही थी सरकार से किसान आंदोलन पर। मानक जी, अभी मात्र 10 दिन हुए हैं इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करे हुए। पुलिस का अधिकार है 60 डेज 90 डेज तक इन्वेस्टिगेशन करने का। इतनी जल्दबाजी में जो ठीक है, आपका कहना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, पर यह कह देना कि कोर्ट ये केस ही गलत था, केस का आधार झूठा था, गलत था, टूल किट बनाई ही नहीं थी, टूल किट एग्जिस्ट ही नहीं करती, या व्हाट्सएप ग्रुप बनाना कोई ऑफेंस है, इसके अलग इसको एग्जामिन करेगी दिल्ली पुलिस भी एग्जामिन करेगी। हमारे पुलिस क्या आप क्या एग्जामिन करेगी? वेद भूषण जी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अब तो कोर्ट ने दे दिया। संगीत रागी को लाइए, संगीत रागी कोर्ट भी हो सकती है। ओके, संगीत रागी सुन पा रहे हैं? संगीत रागी, हाँ मैं सुन रहा हूं। हाँ संगीत रागी जवाब दीजिए। और तो और जज ने दिशा रवि को बेल देते हुए यहां तक कह दिया, ऋग्वेद का श्लोक सुना दिया। जज साहब क्या बोल रहे हैं? संस्कृत का श्लोक है जिसका मतलब यह होता है चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से ना दबें, उन्हें कहीं से रोका ना जा सके और जो अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों। ऋग्वेद तक का बताइए, हवाला दे रहे हैं जज साहब। इसका मतलब सरकार ने सिर्फ और सिर्फ, पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन पर असहमति जताने वाली दिशा रवि को जेल में इसलिए डाल दिया क्योंकि सरकार की ईगो हर्ट हो गई थी या आवाज दबानी थी। संगीत रागी, देखिए, मुझे लगता है कि माननीय न्यायाधीश ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लैंग्वेज है, वो जज का जो माननीय जज का जो लैंग्वेज है वो बहुत पॉलिटिकल लैंग्वेज है। जब वो कोई जज ये कहता है कि सरकार का ईगो हर्ट हुआ है, तो कहीं न कहीं लगता है कि वो राजनीतिक खेमे के एक हिस्से बन करके या कहीं न कहीं उससे प्रभावित होकर के मुझे रोकना पड़ेगा। संगीत कर रहे हैं। संगीत रागी, मुझे रोकना पड़ेगा। एक मिनट सर प्लीज, नहीं रोकिएगा। नहीं मुझे रोकना पड़ेगा संगीत रागी। आप रोकेंगे तो मैं उठ जाऊंगा। नहीं, आप सीधे एक जज को राजनीतिक जज कह रहे हैं, मुझे रोकना पड़ेगा। तो मैं उठ जाऊंगा। नहीं उठिए नहीं, एक सेकंड ना, एक सेकंड संगीत रागी, भागिएगा मत। मैंने ये नहीं कहा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, भागिएगा मत। जज को एक पूरा एक बिल्कुल भागिएगा मत संगीत रागी, इस ढंग की बात करने का। नहीं, एक सेकंड, आप तय नहीं करेंगे। जज अपने अधिकार में है। जज ने जो टिप्पणी करी है उसको संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वो अपना आदेश पारित करते हुए उसको सपोर्ट करने के लिए कानून के बाहर भी दलीलें दे सकते हैं। आप एक जज को राजनीतिक जज कैसे कह सकते हैं? राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं, राजनीतिक खेमे का हिस्सा हो गए। मैंने ये नहीं कहा राजनीतिक, मैंने कहा कि जो भाषा यूज किया हुआ है वो एक राजनीतिक है, क्योंकि कोई जज कानून यदि ये ऑर्डर करता है तो ये कह सकता है कि ये कानून की सीमा के अंदर नहीं है, आपके साक्ष्य नहीं है, इसलिए गलत है। लेकिन ये कह देना कि सरकार का ईगो हर्ट के कारण आपने ऐसा किया है, ये अपने आप में निष्कर्ष निकालना भी अपने आप में अवांछित है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और यदि आप ऐसा करते हैं, यदि ऐसी टिप्पणी होती है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक गलत संदेश जा रहा है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जुडिशियरी जो अन्य संस्थाओं पर इतनी टिप्पणी करती है, एक बार अपने नजरिए को भी क्यों नहीं झांक लेती है? कल से जाकर के जुडिशियरी पर ऐसी ही टिप्पणी की जाती है, एक छोटी सी टिप्पणी की जाती है, तो अवमानना में उनके ईगो इतने हर्ट होते हैं कि एक छोटी सी टिप्पणी में बड़े बड़े लोगों को कटघरे में ला करके खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है। संगीत रागी, कितने वर्षों से आप मेरे साथ मेरे शो पर आकर अलग अलग मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं? बताइए संगीत रागी, आप खुद एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, उससे पहले आरएसएस के विचारों को समर्थन करने वाले प्रवक्ता के तौर पर बताइए, कितने सालों से मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं? अदालत के कितने फैसलों को कोट करते हुए आपने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया? आपने कहा यह विपक्ष अदालत के फैसलों को नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता, चुनाव आयोग को नहीं मानता, और आज आप खुद उसी अदालत पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैंने अदालत पर सवाल नहीं उठाया है,
मैंने अदालत जज के माननीय जज के उस सिर्फ शब्द और उस भाषा पर आवाज उठाया है। सिर्फ और सिर्फ उतने उस फ्रेज पर हमने आपत्ति दर्ज की है। और मैंने यह कहा है कि उसके संदेश गलत जाते हैं। ऐसे बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कई बार ऐसी टिप्पणी की गई है जो अवांछित टिप्पणी रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस आलोक शर्मा बोलिए, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी भी आ गए, फिर आ रहा हूं राघव। सुप्रीम आलोक शर्मा बोलिए, अपने यहाँ खींच करके लाने की कोशिश की गई। आलोक शर्मा, मानक जी, आज लगता है कि न्यायाधीश ने तो अतिक्रमण किया ही है, संगीत रागी जी ने शायद उससे ज्यादा अतिक्रमण कर लिया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है जो संगीत रागी जी ने अभी बोला है। ये कह रहे हैं जज ने निष्कर्ष कैसे निकाल लिया। तो जज निष्कर्ष नहीं निकालेगा क्या? निष्कर्ष निकालने का ठेका केवल बीजेपी और आरएसएस का है क्या? आप रोज बैठ के टीवी पे देशद्रोह के और देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते रहते संगीत जी। अरे जज निष्कर्ष नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा निष्कर्ष? क्या हो गया आपके मानसिक दिवालियापन को? मुझे लगता है कि आज जो फैसला आया है वो पूरी तरह से व्यवस्था पर एक कुठाराघात है। व्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है कि आप जो व्यवस्था चला रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, आप उस सरकार केवल भेदभाव से चला रहे हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित चला रहे हैं। 7 वर्षों से जिस तरह के केसेस दर्ज हुए, अगर आप सरकार के ऊपर सवाल भी पूछ लेते हैं तो देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो गए। उत्तर प्रदेश में 60 SIT काम कर रही है इन मुद्दों पर। 60, मोर देन 60 SIT। अगर किसी पत्रकार ने ये दिखा दिया कि बच्चे स्कूल में नमक से रोटी खा रहे हैं, उस पर भी डीएम ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 225 के करीब आज तक जो देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए स्वतंत्र हिंदुस्तान में, उसमें से 189 इनकी सरकार में हुए और 6000 के करीब जो यूएपीए के ऊपा के जो केसेस हैं उसमें से मात्र 132 में चार्जशीट गई है। तो कन्विक्शन रेट और चार्जशीट रेट का दायरा अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से पता चलता है कि ये सरकार किस तरह से आवाज को दबाती है। यही संगीत रागी साहब से जो टूल किट पे चुप नहीं हो रहे थे, तमाम चैनलों पे सबको देशद्रोही और कांग्रेस देशद्रोही और इसके तार जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पता नहीं क्या क्या था। आज न्यायाधीश ने अगर कोई टिप्पणी इनके खिलाफ कर दी तो न्यायाधीश गलत हो गए, उसने जजमेंट क्यों दे दिया? मुझे लगता है कि मैं तो संगीत रागी भाई का हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जज को देशद्रोही नहीं कहा। नहीं तो ये कह सकते हैं क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए आदमी हैं, इनको तो अधिकार है सारा जजमेंट का और देशद्रोही कहने का। मुझे लगता है कि संयम से सरकार को सोचना चाहिए कि आज के जो वर्तमान के मुद्दे हैं मानक जी, मुझे टिप्पणी करने दीजिएगा प्लीज। 2 महीने 2.5 महीने तक तबलीगी जमात के पीछे यही संगीत रागी भागते रहे थे। क्या हुआ उसके बाद? औरंगाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट पढ़ी थी आपने? आप प्रोफेसर साहब ने पढ़ा भी कीजिए थोड़ा सा। कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें कन्विक्शन हुई है? सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, किसी के पीछे डीआरआई लगा दो, किसी पर दिल्ली पुलिस लगा दो। अरे भाई, आप पुलिस वालों के भी मनोबल को क्यों गिरा रहे हैं? आपने लाल किले पे लोगों को चढ़ा दिया, दीप सिंधु जैसों को, फिर वो 10 दिन के बाद पार्क में घूमता मिल गया दिल्ली पुलिस को। आज दिल्ली पुलिस पार्क दिल्ली पुलिस क्या करे? बेचारी तो मजबूर है, वो मजबूरी में। सुधांशु त्रिवेदी, संगीत रागी, बहुत समय, आपको पूरा मौका दूंगा जवाब देने का थोड़ी देर बाद, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा मौका दे दे, उसके बाद आऊंगा घूमकर आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी, अदालत की कल की टिप्पणियां दिशा रवि को बेल देते हुए क्या सरकार के लिए, आपके लिए शर्मिंदगी का सबब नहीं है? सुधांशु जी, क्या तीखी टिप्पणियां की हैं, क्या जबरदस्त फटकार लगाई है अदालत ने? सुधांशु जी। देखिए, न्यायालय के किसी भी निर्णय का हम सम्मान करते हुए उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, परंतु आलोक शर्मा जी जो अभी इतना लंबा प्रवचन दे रहे थे, अब क्या वो इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि जो उनके लोग कहते थे कि न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है? वो हर्षमंदर जिसने कहा था कि अब न्यायालय से भी कुछ नहीं होने वाला, सड़क पे निकल आओ, आर पार की बात करो, और आप लोग उसके समर्थन में खड़े थे। आपने जिस प्रकार से राज्यसभा में जस्टिस गोगोई के आने के ऊपर हल्ला गुल्ला किया, वो क्या था? ये सेलेक्टिव है क्या कि जो निर्णय मुझे अच्छा लगेगा तो ठीक और नहीं अच्छा लगा तो पूरी न्यायपालिका के ऊपर मैं लांछित करने में किसी प्रकार की बात नहीं करूंगा? यहां तो आप मुझसे पूछ रहे हैं मानक जी एक जज के बारे में, मैं तो कोई टिप्पणी, ये तो पूरी न्यायपालिका के लिए कह दिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा यदि संविधान की संस्थाओं के प्रति पूर्ण सम्मान की बात है तो कम से कम सभी राजनीतिक दलों को इस विषय में मर्यादा रखनी चाहिए। निर्णय अनुकूल हो या प्रतिकूल, अब इनसे पूछ लीजिए। यदि ये हर्षमंदर के बयान, कांग्रेस के लोगों के उसके पक्ष में दिए गए बयान और पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बयानों के लिए माफी मांगने को तैयार हैं क्या? पूछिए। सुधांशु जी, एक सेकंड। सुधांशु जी, आप सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं,
मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। आपने पूरी कोशिश की 26 जनवरी की हिंसा को उस टूल किट से जोड़ दिया जाए। 3, 4, 5 लोगों को आपने गिरफ्तार करने की जो कोशिश की है उसमें से एक को बेल मिल गई और कुछ लोगों की अभी बेल एप्लीकेशन आने वाली है। सुधांशु जी, मान लीजिए ना सरकार की और पुलिस की किरकिरी हुई है और विपक्ष के आरोपों को दम मिला है कि आपने सिर्फ आवाज दबाने के लिए गिरफ्तारी करवाई, कोई सबूत ही नहीं था टूल किट और 26 जनवरी की हिंसा के बीच लिंक का। मानक जी, ऐसे विचित्र प्रश्न किए जाते हैं हमारे विरोधी दलों के मित्रों के द्वारा, मतलब बेल मिल गई तो पता नहीं कितना बड़ा कमाल हो गया साहब, अब तो किसी प्रकार का कोई गुनाह ही नहीं था। और ये वही लोग हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट सजाए याफ्ता भी कर दे तब भी वो बेगुनाह है। भाई अफजल गुरु के बारे में आप कहते थे ना, सजा याफ्ता होने के बाद भी आपके मंत्रियों के ऑफिशियल ट्वीट है उसके पक्ष में कि उसके साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने सही नहीं किया, इस आशय की बात शशि थरूर ने लिखी। आप ही की सरकार थी जनाब, और आपने उसकी दया याचिका तक खारिज की थी। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, और यहां बेल मिल गई, ओहो बेल मिल गई तो सब कुछ सिद्ध। अरे भाई बेल मिली है ना, अभी ऐसा तो नहीं, और इस तरह के इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जिस प्रकार का प्रस्तुतिकरण किया जाता है वह प्रस्तुतिकरण इसलिए खतरनाक है क्योंकि वह संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्थाओं का अगर हम इतने छोटे स्तर के राजनीतिक चीजों में प्रयोग करने लगेंगे और गलत इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं। बेल मिलना तो आपने ऐसे कहा जैसे कि सब चीजों में से नहीं, सुधांशु जी, सिर्फ जमानत मिलने का सिर्फ जमानत मिलने पर बहस नहीं हो रही है। मैं तो जज साहब की टिप्पणियां बता रहा हूं आपको, आप कहें तो दोबारा पढ़ के सुना दूं। सरकार के जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए देशद्रोह के मुकदमे नहीं थोपे जा सकते। नहीं सुनिए, सरकार पर नजर रखने वाले नागरिकों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो असहमति रखते हैं। और तो और जज साहब कह रहे हैं हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता अलग अलग विचारों की कभी विरोधी नहीं रही। ऋग्वेद का जिक्र कर रहे हैं जज साहब, कह रहे हैं कोई सबूत नहीं था, 26 जनवरी की हिंसा और टूल किट में कोई संबंध नहीं था, क्यों गिरफ्तारी हो गई फिर? देखिए, ये उनका अपना विचार हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी पर नहीं करना चाहते, परंतु 5000 साल की सभ्यता की जहां तक बात करना चाहते हैं तो मैं विनम्रता से कह देना चाहता हूं, मैं कोई भारत सरकार को नहीं कोट कर रहा हूं और ना जो है कोई संघी भाजपा ही कोट कर रहा हूं। सारे दर्शकों से कह रहा हूं, जाके आप देखिए, एक बहुत फेमस वेबसाइट है RG रमल, RGRUMME, जिसने दुनिया में पिछले 5000 सालों में, विशेषकर 2500 सालों में, जब से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अवेलेबल है, नरसंहारों का जिक्र किया है, बड़े मैसेकर्स जो हुए हैं। और उसने लिखा है कि 13वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई बड़ा मैसेकर नहीं हुआ, एक कलिंग का अपवाद स्वरूप छोड़कर जिसमें कुछ हजार लोग मरे थे, यानी आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम ही भारत में मैसेकर शुरू हुए। ये कहने वाला कोई भारतीय नहीं है। अरे सुधांशु जी, आप इतना पीछे मत जाइए ना सुधांशु जी, 26 जनवरी पे और टूल किट पे आइए ना, रिसर्च के बाद की गई, इतना पीछे मत जाइए सुधांशु जी। मान लीजिए ना जल्दबाजी हुई गिरफ्तारी में, कोर्ट कह रहा है कोई सबूत ही नहीं था। देना चाहूंगा यहाँ पर। अरे भाई मानक जी, अरे भैया मानक जी, आप ऋग्वेद तक चले गए, मैंने 2500 साल पहले की बात कही, मेरे पीछे मत जाइए। तो या तो टिप्पणी में ऋग्वेद तक मत जाइए, और मैंने तो एक साइंटिफिक बात कही जो कोई भारतीय नहीं कह रहा है। ना सुधांशु जी, ये तो कहिए जल्दबाजी हो गई, चलिए ये इतना तो मान लीजिए, कोई सबूत ही नहीं है। हो जाएगा। वेदभूषण कह रहे हैं जांच हो रही है, संगीत रागी कह रहे हैं जांच हो रही है, हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई सबूत है ही नहीं तो इसका मतलब या तो जल्दबाजी हुई है या फिर जानबूझ के गलत गिरफ्तारी हुई है। दोनों में से एक चीज तो मानिए। मैं एक बात और ना मैं ये भी विनम्रता से कहना चाहूंगा, मैं यह भी विनम्रता से कहना चाहूंगा, क्या जांच पूरी हो गई? यदि जांच पूरी नहीं हुई तो पूरी होने से पहले निष्कर्ष निकालना किसी के लिए भी उचित नहीं है, चाहे वह व्यक्ति मंत्री हो, चाहे वह व्यक्ति अधिकारी हो, चाहे वह व्यक्ति जज हो, या तो फाइनल रिपोर्ट आ गई हो तब आप कहिए कि बिल्कुल झूठ था। अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है उस विषय के ऊपर, इसलिए उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए हम कहना चाहेंगे अभी जांच चल रही है ना। सुधांशु जी, जो लिखा हुआ है वो तो पब्लिक डोमेन में सबके पास है, सबने उस टूल किट को डिटेल में पढ़ा है, उसमें हिंसा का कहीं कोई जिक्र नहीं है सुधांशु जी। और यही बात जज साहब ने नोट की है कि हिंसा 26 जनवरी को जो हुई उसका टूल किट से कोई संबंध नहीं है। टूल किट को एडिट करना, शेयर करना, यह देशद्रोह कैसे हो गया? मानक जी देखिए, अब मैं एक बात कहूंगा, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। भारत की न्यायिक प्रक्रिया में भी एक विषय है कि इंदिरा जी की हत्या जो सरेआम हुई थी, सारे सबूत और साक्ष्य थे, 8-9 साल लगे उनको फांसी तक पहुंचने में।
इन्हीं सब प्रक्रियाओं की वजह से ना कि जो सबूत होता है सारी, तो वो बात है। अब उसके लिए क्या क्या सकता है? स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या के बारे में कितना साल लगा? सबके सामने पब्लिक मीटिंग में हुई हत्या के बारे में सारे सबूत होने के बावजूद वो जहां तक, तो एक काम करिए सुधांशु जी, उसके बाद आ रहा हूं राघव आपके पास, और अभिमन्यु को हार भी आ गए। एक काम करिए सुधांशु जी, जरा बता दीजिए आपके हिसाब से उस टूल किट में क्या है सबूत, आप ही बता दीजिए। मानक जी यही बता दीजिए। मानक जी एक वाक्य मानक जी एक वाक्य मैं कह दूं भाई, एक लाइटर नोट पे। फिल्मों में हमने बड़ा डायलॉग सुना है कि अंडरवर्ल्ड का कोई व्यक्ति कहता है तो कहता है घोड़ा लेके जाना और अगर नहीं माने तो टैबलेट खिला देना। तो सबको पता होता था कि इसका मतलब यह है कि रिवॉल्वर लेके जाना और नहीं तो गोली मार देना। अब कोई ये कहे कि वो तो साफ कह रहा है, उसने कहीं उल्लेख ही नहीं हिंसा का। वो तो कह रहा घोड़े पे जाना और बीमार आदमी मिले तो टैबलेट खिला देना। इसलिए मैं कह रहा हूं इनके इंटरप्रिटेशन भी पूरे सर्कमस्टांशियल एविडेंस आने के बाद होने चाहिए, अन्यथा जो मैंने कहा उसका तो प्रत्यक्ष इंटरप्रिटेशन कोई व्यक्ति यही देगा। पर ये सच है क्या? हमारे आप जितने बैठे हैं, हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी है, सबको पता है कि किस वाक्य का क्या मीनिंग होता है, और इतना आसान नहीं है एक वाक्य पे कह देना कि इसका हिंसा से कोई संबंध नहीं। ओके राघव चड्ढा, उसके बाद आलोक शर्मा, बाकी मेहमानों के पास फिर आऊंगा। राघव चड्ढा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राघव बोलिए, क्योंकि आप भी लगातार कह रहे थे कि दिशा रवि को गलत गिरफ्तार किया गया है। क्या उन सारे आरोपों को दम मिल गया है और सारे आरोप साबित हो जाते हैं कि सिर्फ आवाज दबाने के लिए यह गिरफ्तारी हुई थी? राघव देखिए, हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे थे, और जो जज का निर्णय आया है, जो ऑर्डर आया है, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज देश का हर नागरिक कह रहा था पहले दिन से कि युवाओं से ये सरकार डरती है, और कहीं ना कहीं विरोध को, कि कोई भी व्यक्ति इनकी नीतियों का, इनके कानूनों का विरोध ना करे, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी आवाज को दबाया जाता है। उसी के चलते ये काम किया गया। मैंने तो पहले दिन ही ये कहा था कि डिसेंट इज नॉट इक्वल टू सेडिशन, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार चल रही है उसकी नीतियों का विरोध करना, उसके द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध करना राजद्रोह या देशद्रोह नहीं होता है। और हमने कहा था कि ऐसा क्या उस 21-22 साल की युवा लड़की ने, भारत की बेटी ने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे आज भाजपा ही कह रहे हैं कि भारत की प्रभुता और अखंडता हिल गई। कहीं ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं था? ऐसी हमें भी डर था, हमने इस बात को उठाया, और कहीं ना कहीं जज का जो निर्णय आया है उसमें बात साफ आई। और आज जो लोग तीखे शब्द प्रयोग करके जज की निंदा कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पूरी तरीके से उसमें आता है। आप ऐसे बयान देने से बचें। और जहां तक जजों की बात है और निर्णयों की बात है, ये कई सारे निर्णय दिखाकर विपक्ष को आज तक घेरते आए हैं, जिन निर्णयों का उस बहस से कोई लेना देना भी नहीं होता है, वो भी आपके न्यूज चैनल पे लेके ये कथातथित संघ के विचारक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ जाते हैं। मैं आज उन्हें कहना चाहूंगा कि इस जजमेंट को ध्यान से पढ़ें, और इस जजमेंट की एक एक कॉपी आप अपने एक एक कार्यकर्ता के घर पर कोरियर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें, ताकि वो भी पढ़ें कि कैसे आप लोग इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने पे अग्रसर हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि ये वो देश है जिसमें जब जब चाहे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई हो, घोषित आपातकाल हो, या नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अघोषित आपातकाल हो, ये देश का नागरिक जिसे अपनी लोकतंत्र से, जिसे अपने संविधान से बेशुमार मोहब्बत है, वो कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। और खास करके मानक जी, वो बीजेपी के लोग जो आज भी इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाए गए आपातकाल की बातें करते हैं, और उस समय जो इन्होंने जेल में कई महीने बिताए, उसे एक बैज ऑफ ऑनर की तरह अपनी छाती पर टांग कर घूमते हैं और कहते हैं हमने इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए इतने महीने जेल में बिताए, हमने इंदिरा गांधी के आपातकाल में इतना संघर्ष किया। आज वही लोग लोकतंत्र को और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने पे लगे हुए हैं। और एक सेकंड में सुधांशु जी और संगीत रागी आपका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक और सवाल है राघव आपसे। हाँ जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। ये तस्वीर का एक पहलू है जो जज की टिप्पणियां हैं और दिशा रवि को जमानत मिली है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है, राकेश टिकैत जो कि किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन गए हैं, वो खुलेआम रैली करते हुए, भाषण देते हुए कहते हैं 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद का घेराव करेंगे। वो सीधे सीधे कहते हैं गुजरात को आजाद कराना है, गुजरात बंधन में है। क्या यह राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है?
राघव चड्ढा, इस पर भी कुछ बोलिए। नहीं, देखिए, मैं कोई किसी तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा उस पे मैं टिप्पणी करूं? मेरे पास ना जानकारी, ऐसे कोई बयान की जानकारी होगी तो मैं सुनवा देता हूं राघव, अपनी बात। राघव मैं सुनवा देता हूं, आप कहें तो मैं सुनवा देता हूं राकेश टिकैत का भाषण। एक मोटी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं और जो आपने बयान दिया उसी पे कह देता हूं। आम आदमी पार्टी केवल और केवल शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल भी बिना किसी हिंसा के अपना विरोध दर्ज कराने में विश्वास रखती है और हर उस विरोध का समर्थन भी करती है जो शांतिपूर्ण तरीके से देश हित में किया जाए। कह दीजिए राकेश टिकैत गलत कह रहे हैं, 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद का घेराव करेंगे। कह दीजिए दिल्ली पुलिस को उन्हें दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहिए। कह दीजिए। देखिए, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक आप दिल्ली पुलिस का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको जरूर ये बात कर दूं। आपने अपने शुरुआती पैकेज में भी कहा कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं बेचारी दिल्ली पुलिस भी क्या करे। दिल्ली पुलिस का तो दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली पुलिस थोड़ी अपने मन से जाकर दिशा रवि को ले आई, और पहले ही दिन जब इन्होंने गिरफ्तार किया था, मैंने लंबे चौड़े तरीके से कानून का एक एक प्रावधान समझाते हुए बताया था कि कैसे उन्हें अपनी चॉइस का वकील नहीं मिला। अब आप रिपीट कर रहे हैं अपने पूरा भारतीय जनता आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपने कहा आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के हक के समर्थन में है। चलिए, मैंने मान लिया आप राकेश टिकैत के उस बयान से असहमति जता रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद का घेराव करना चाहिए। मैं कोई असहमति नहीं जता रहा हूं, मेरे पास ऐसा बयान नहीं है मानक भाई, कोई मैंने ऐसा बयान पढ़ा नहीं। मैं सुनवा देता हूं, आप तो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं, सब जगह घूम रहा है वो बयान। गुजरात को आजाद कराना है, गुजरात बंधन में है, ये राजनीतिक बयान नहीं है। किसान आंदोलन राजनीतिक हो गया है, साफ पता लगता है इससे। राकेश टिकैत, मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत जी का एक बयान मैंने जरूर सुना था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया था। वो भाजपा के मतदाता हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली देखकर वो भाजपा का राजनीतिक विरोध भी करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक विरोध करता है सत्तारूढ़ पार्टी का, तो इसमें गलत क्या है? क्या आप आज भाजपा का विरोध करना देश का विरोध करना हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करने से हमें जेल में डाला जाएगा? एक सेकंड, क्या ये कहने का प्रयास किया जा रहा है? राजनीतिक विरोध करने का हक सबको है, लेकिन अगर कोई किसान आंदोलन के मंच से ये दावा करे कि हमारा ये आंदोलन राजनीतिक नहीं है, किसी नेता को नहीं चढ़ने देंगे, सिर्फ किसान कानूनों का हम विरोध करते हैं, फिर कहें गुजरात बंधन में है, गुजरात को आजाद कराना है, 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद का घेराव करना है। आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, यदि किसान आंदोलन में एक सरकार के कानूनों का विरोध हो रहा है, उस सरकार का विरोध हो रहा है, तो जो पार्टी वो सरकार चला रही है उसका भी तो विरोध होगा। ऐसे कैसे उस पार्टी का विरोध नहीं होगा? आप कैसे बात कर रहे हैं? चलिए कम से कम ईमानदारी से आपने ये तो मान लिया राघव चड्ढा, ये तो आपने ईमानदारी से कम ये तो मान लिया। बोलिए सुधांशु जी, उसके बाद आ रहा हूं संगीत। इसका मतलब आपने ये मान लिया कि अब बीजेपी को सत्ता से हटाने की मुहिम शुरू हो गई है इस किसान आंदोलन के पीछे। यदि आम आदमी पार्टी के किसी कानून का या किसी नीति का विरोध एक बहुत बड़ी आबादी करती है, तो वो आम आदमी पार्टी का भी तो विरोध करती है, केवल उस कानून का ही तो विरोध नहीं करती, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो कानून लाई। अच्छा, एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड। अभिमन्यु कोहार मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब दें। किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा राघव, कंप्लीट करिए, क्या कह रहे हैं? हाँ कंप्लीट करिए प्लीज। हाँ बोलिए। देखिए, ये बात केवल 3 काले कानूनों पे आके रुकती नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लगातार पिछले कई हफ्तों से, महीनों से भाजपा के नेता सामने आकर ये कह रहे हैं कि ये जो किसान हैं ये आतंकवादी हैं, ये जो किसान है इन्हें चीन पाकिस्तान फंडिंग दे रहा है, ये जो किसान है इनकी बात नहीं मानी जाएगी। इन किसानों को घेराबंदी करने के लिए किस प्रकार से सड़कें खोदी जा रही हैं, कील लगाए जा रहे हैं सड़कों पे, ये सब हमने देखा है। अगर आप किसानों को देश का दुश्मन मानकर, अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर उनसे बर्ताव करेंगे, तो किसान की अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर सकता। संगीत रागी आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं, एक सेकंड। अभिमन्यु कोहार को लाइए। अभिमन्यु कोहार, जाहिर है दिशा रवि की जमानत से आप खुश होंगे, क्योंकि आपको यह लगा होगा कि देखिए अदालत ने साफ साफ कह दिया ये सरकार जो है 26 जनवरी की हिंसा में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राकेश टिकैत के बयान पर क्या कहेंगे? तस्वीर का दूसरा पहलू है ये अभिमन्यु कोहार कि गुजरात को आजाद कराना है, गुजरात बंधन में है। उससे पहले बोल चुके हैं बंगाल जाएंगे, 1 महीने के लिए तैयारी कर लो। फिर कह रहे हैं संसद का घेराव करना है 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ। इसका मतलब क्या निकाले अभिमन्यु? मानक जी, मैं उम्मीद करता हूं जितना समय आपने राजनीतिक लोगों को दिया उतना किसान समाज के प्रतिनिधि को भी देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं 3 बातें कहना चाहता हूं मानक जी। देखिए, ये किसान समाज को, मैं तो कहता हूं हर वर्ग को अधिकार है, यदि कोई राजनीतिक पार्टी किसान समाज के खिलाफ काम करेगी तो उसी अनुसार किसान समाज भी उसका विरोध करेगा। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसके अलावा मैं 2 बातें और कहना चाहता हूँ।
हम बहुत पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद से सरकार द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और किसान आंदोलन के मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं भाई जो भी उस हिंसा में इन्वॉल्व था उसको सलाखों के पीछे भेजिए, लेकिन कभी कोई मुद्दा ला दिया जाता है, कभी कोई मुद्दा ला दिया जाता है, दोषी लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और किसान आंदोलन के दो असली मुद्दे थे कि भाई तीनों कृषि कानून वापस लीजिए और एमएसपी गारंटी कानून लागू कीजिए, उनके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो हमें लगता है एक साजिश के तहत सरकार द्वारा कुछ मीडिया हाउसेस की मदद से ये प्रयास किया गया है किसी भी तरीके से इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि सरकार हमारी मांगों के ऊपर कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं था। एक करेक्शन कर दूं, कहता हूं मानक जी, हाँ, अंतिम बात एक करेक्शन कर दूं, आप कह रहे हैं दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, दिल्ली पुलिस ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है वीडियो और तस्वीरों के बेस पर, कभी जम्मू से, कभी पंजाब से, कभी दिल्ली से, कभी कहीं से एक एक आदमी की गिरफ्तारी हो रही है। आपको पता है कितने लोग जेल जा चुके हैं? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखिए दिशा रवि के केस में हुआ, असली जो मुद्दा था उसको डाइवर्ट कर दिया गया। सुधांशु जी बोलिए। 7 दिन तक ये टूल किट चलता रहा। सुधांशु जी, उसके बाद आ रहा हूं संगीत रागी। सुधांशु जी बोलिए। देखिए, मैं पहली बात कहना चाहूंगा, राघव चड्ढा जी ने यह बात बोली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, आप तो वकील हैं, ये जजमेंट नहीं है, ये तो जमानत का आदेश है, कोई अंतिम निर्णय नहीं है। इस पे फाइनल जजमेंट के ऊपर टिप्पणी करना गलत है, तो जमानत का आदेश है। मान्यवर क्या बात करते हैं? जमानत के आदेश को तो कई बार व्यक्ति या सरकार या संस्थान कोई भी जाके चैलेंज भी करता है, तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो पिछले वाले कोर्ट की अवमानना कर रहा है। अब दूसरी बात देखिए, इन पार्टियों का तो चरित्र कितना शानदार है, वो तो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। केजरीवाल जी तो आरोप लगाए, सब झूठे साबित हुए, जाके माफी मांग चुके हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली जी के खिलाफ मानहानि मुकदमे जाके माफी मांग ली, साहब मैंने सब गलत कहा था, कोई ऐसी बात नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। इसलिए उनका कितना दृढ़ता है और कितनी सच्चाई है साबित है। और आपको एक और बताना चाहता हूं, देशद्रोह के कानून के संदर्भ में 2019 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम सत्ता में आए तो देशद्रोह का कानून समाप्त कर देंगे। परंतु आपको पता है कि यदि राजनीतिक व्यक्ति पे देश में सत्ता में आने के बाद सबसे पहले देशद्रोह का कानून लगा तो राजस्थान में अपने ही विधायक और अपने मंत्री के खिलाफ, और मजे की बात उसके बाद उन्हीं की सरकार विड्रॉ कर लेती है। ऐसा आपने शानदार नजारा नहीं देखा होगा। उसके बाद कहते हैं राजनीतिक दुरुपयोग नहीं, मतलब अपने मंत्री अपने विधायक के खिलाफ आप पहले देशद्रोह लगाएंगे और उसके बाद जैसे ही बात बन जाएगी उसके बाद आप विड्रॉ कर लेंगे। और टिकैत जी का महान आंकड़ा देखिए, 40 लाख ट्रैक्टर लाएंगे। आपको पता मानक जी, भारत में कुल ट्रैक्टर कितने हैं? 43 लाख, और 40 लाख है वो ले आएंगे। जैसे कांग्रेस ने 2 हफ्ते में 2 करोड़ किसानों के साइन करवा दिए थे, और मैं विनम्रता से कहता हूं 2 करोड़ किसानों के साइन करने का दावा करने वाली कांग्रेस जिस चक्का जाम का पुरजोर समर्थन कर रही थी, 2 लाख लोग भी नहीं जुटा पाई सड़कों के ऊपर। और जो 40 लाख की बात कर रहे हैं वो 3 राज्यों में 3 घंटे का चक्का जाम नहीं कर पाए। उसी दिन नड्डा जी की यात्रा बंगाल में, दीदी के बंगाल में चल रही थी। अब बताइए, और उसके बाद कह रहे हैं हम देश भर को मुक्त कराना है। भाई मेरे भाई, अपने राज्य में तो करके दिखाओ। चलो भैया, गाजियाबाद में हो ना, मेरठ में, अरे गाजीपुर देवरिया बताओ क्या है उत्तर प्रदेश में, बाकी जाना गुजरात बाद में। गाजीपुर देवरिया में है कुछ, जौनपुर में है कुछ, बनारस में है कुछ। इसलिए मैं कह रहा हूं, आखिर में क्या होता है, एक ही बात कहते कहते दिल की बात लबों पे आ ही जाती है। जैसे राघव चड्ढा जी, सरकार बदलनी है। अब तो किसान आंदोलन खुल्लम खुल्ला है ना, साथ में विपक्षी दलों के साथ है। और मैं अभिमन्यु जी से कहना चाहूंगा, आपको काला कानून नजर आ रहा है जिसमें किसान पर कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है, और पंजाब के कानून में 5 साल तक की सजा है किसान को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, और सब लोग जाके देख सकते हैं, और वो कानून काला नहीं है। गजब है आपकी बुद्धि मान्यवर। अब इसके आगे मैं कुछ भी बोलने के लिए असमर्थ हूं। और आलोक शर्मा जी, अभी कल ही राहुल गांधी बोल दिए कि उनको केरल में बहुत कुछ समझ में आता है। केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है, यानी वो काला कानून केरल में लागू है, और वहां पे राहुल गांधी जी को रैशनल थिंकिंग की बड़ी लहरें दिख रही हैं, और उसी काला कानून तथा कथित काले कानून के खिलाफ झंडा है यहां। तो इनकी बुद्धि कहां पर, किस वस्तु पर, किस स्थिति में, किस क्षेत्र में कहां पर घूम जाती है, मेरे विचार से जितना घुमाने का प्रयास कर रहे हैं जनता इतनी ना समझ। ओके, संगीत रागी को मुझे मौका देना पड़ेगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बोलिए संगीत रागी। संगीत रागी, वैसे तो कुछ सुधांशु जी के वक्तव्य के बाद कुछ बच नहीं गया है। सुधांशु जी ने सारे चीड़फाड़ एक एक करके कर दिया है, लेकिन मुझे 2 टिप्पणी करनी है।
माननीय न्यायाधीश ने बेल दिया है वो एक अलग बात है, बेल के बाद जो टिप्पणी की है वो दूसरी बात है। मैंने बेल पर बोला निर्णय देना और न्याय देना दोनों के बीच में अंतर करना पड़ेगा। माननीय न्यायाधीश ने यदि जो बेल दिया है ये उनका निर्णय है, उस निर्णय को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने टिप्पणी की है वो मेरे अनुसार मेरा ये व्यक्तित्व है कि वो एक राजनीतिक टिप्पणी है और माननीय न्यायाधीशों को ऐसी राजनीतिक टिप्पणी से बचना चाहिए। यदि उनको ऐसा बोलने का अधिकार है तो माननीय न्यायाधीश की टिप्पणियों पर एक राजनीतिक विश्लेषक को बोलने का नहीं अधिकार है, जिसे मैं नहीं मानता, मैं इसे खारिज कर देता हूं। और इसके लिए यदि कोई कोर्ट की अवमानना शुरू करता है तो मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है। मैं अपने अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा क्योंकि ये मुझे भी टिप्पणी करने का अधिकार है। मैंने न्यायालय के न्यायाधीश की उस पर टिप्पणी नहीं की है, मैंने न्यायाधीश के राजनीतिक टिप्पणी पर टिप्पणी की है। दूसरी बात, जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, मुझे हैरानी होती है कि जो सरकार 11 बार वार्ता पर आपकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार है, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के धनाढ्य हरित क्रांति से निकले हुए किसान जो ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आकर के और दिल्ली को चारों ओर से घेर करके बंद कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आंदोलन हिंसक नहीं है। यह आंदोलन हिंसक नहीं है तो और क्या है? हिंसा का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि आपको मारा जाए। आप राइट टू लाइफ का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आर्टिकल 21 का, वही आप इंटरप्रिटेशन पढ़ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति, यदि पुलिस पिकेट यदि आपके घर के आगे भी खड़ा कर दिया जाता है तो वह भी आपके राइट टू लाइफ के खिलाफ है। बिल्कुल सही है। अभिमन्यु कोहार जवाब दीजिए, बोलिए। वो आप 3 बोलिए अभिमन्यु कोहार, बोलिए। लंबा आप देखिए मानक जी, पहले मैं सुधांशु जी की बात का जवाब दे देता हूं। सुधांशु जी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने दंड का प्रावधान किया है। एक बात हम खुल के पहले दिन से कह रहे हैं कि ना तो कांग्रेस ने हमारा फायदा किया और ना ही भाजपा ने हमारा फायदा किया, ना तो कोई हमारा राजनीतिक उद्देश्य है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमें छला है, हमें ठगा है, ना तो हम किसी तो जाकर के पंजाब के अंदर बंदूक नहीं आंदोलन शुरू करते हैं। पंजाब के अंदर तो आंदोलन शुरू नहीं करते हैं। प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में इनके संजीव बाल्यान अपने समर्थकों के साथ घुसने का प्रयास कर रहे थे। गांव वालों ने इनको घुसने नहीं दिया, इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया और उसके बाद ये भाजपा के लोग वहां पे गुंडागर्दी करते हैं, अपने गुंडों से मारपीट कराते हैं। तो क्या ये है इनका कल्चर? और जो अभी संगीत रागी जी ने जो बात कही, उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है, जो बात मैं पहले कह रहा था मानक जी, कि भाजपा और आरएसएस के लोग बात तो राम की करते हैं लेकिन ये काम रावण का करते हैं। भगवान राम कहते थे कि विरोधियों की बातों को भी सुनो, भगवान राम कहते थे दयालु बनो, लेकिन ये लोग घमंडी हैं, ये अपने किसी विरोधी की बात को नहीं सुनना चाहते। अपने विरोधी को ये कभी आतंकवादी कहते, कभी खालिस्तानी कहते, कभी फॉरेन फंडिंग का आरोप लगाते हैं। वही दूसरी तरफ आप किसान आंदोलन को देखिए, किसान नेताओं को देखिए, हमारे ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए। हमें देशद्रोही कहा गया, हमें आतंकवादी कहा गया, हमें खालिस्तानी कहा गया। अभिमन्यु एक सेकंड, अभिमन्यु हर बात का जवाब दिया ना अभिमन्यु कोहार, आपने देखिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। संगीत रागी कह रहे थे क्या लोगों के रास्ते रोकना, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी रोज प्रभावित हो रही है 3 बॉर्डर्स पर जहां आपने बंद किया हुआ है महीनों से, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते। दूसरा, जब मैंने कहा राकेश टिकैत कह रहे हैं बंगाल जाएंगे, गुजरात को आजाद कराएंगे, 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद का घेराव करेंगे, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। क्या वो हिंसा नहीं होगी? 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में घुसेंगे, जाहिर है घुसने नहीं दिया जाएगा, तब वहां माहौल नहीं बिगड़ेगा, वो हिंसा नहीं है। मानक जी देखिए, नहीं मानक जी, सुप्रीम कोर्ट में जब ये बातचीत चल रही, मानक जी एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। मानक जी, किसी ने ये नहीं कहा है कि किसान जो है आतंकवादी है, लेकिन आतंकवादी यदि किसान आंदोलन में प्रवेश कर जाए तो क्या उनको आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए? यदि किसान आंदोलन में गुंडागर्दी करने वाले लोग आ जाते हैं तो क्या गुंडे लोगों को गुंडा नहीं बोलाना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे किसान आंदोलन को गुंडा आंदोलन कहा गया है, किसी ने ऐसा नहीं कहा है। ये किसान आंदोलन के नेता जो है वो सीधा बकवास कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। राजनीतिक पार्टी की जड़ों को उखाड़ फेंक दिया जाए, चाहे उसमें भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। यदि ओके, एक सेकंड, आलोक शर्मा, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब दीजिए। आलोक शर्मा वो कह रहे हैं अब तो ये आंदोलन खुलकर राजनीतिक हो गया। आलोक शर्मा अब तो टिकैत साहब भी राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं और आप भी। क्या इस किसान को राजनीतिक भाषा बोलने का अधिकार नहीं है क्या? क्या इस किसान को बंगाल जाने का अधिकार नहीं है क्या? क्या इस किसान को संसद का घेराव करने का अधिकार नहीं है क्या? क्या किसान को राजनीतिक होने का अधिकार नहीं है क्या?
हम तो कह रहे हैं कि सारे किसान चुनाव लड़ें और आए और संसद में पहुंचे और बीजेपी की सत्ता को उखाड़ के फेंक दें और हम तन मन और धन तीनों तरह से साथ खड़े। किसान को राजनीति करने का अधिकार नहीं है। मानक जी, आप ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं? जहां तक बात है सुधांशु जी के सवालों की, सुधांशु साहब, पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आकर कहा कि हमें दबाव देकर ऐसा करने को मजबूर किया जा रहा है। आज को याद होगा अमित शाह जी वाला केस, उनके वकील कहाँ हैं जिन्होंने उनको जमानत दिलवाई थी? वो जज कहाँ है? कोई गवर्नर बन गया, कोई कहीं जाकर बैठ गया। आप केवल ये बता दीजिए मुझे, आप 13वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। आज जिस विषय पर हमारी डिबेट है, आप दोनों को, संगीत भाई को और आपको दोनों को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही है कि सरकार ने क्या किया है? दिल्ली पुलिस से अमित शाह ने क्या करवाया है? क्या सरकार पूरी कटघरे में नहीं खड़ी हो गई है? क्या विदेशों में भी क्या मैसेज जा रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है? सुधांशु जी बोलिए, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी। केवल ये बताइए मुझे, एक चीज जस्टिस क्लोजिंग कमेंट है सुधांशु त्रिवेदी। और सिक्योरिटी आप देंगे और उसके ऊपर महिला के जो अत्याचार के जो आरोप लगे थे वो कहां गए, कैसे? हाँ बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। देखिए, इन्होंने अमित शाह जी के केस की बात कही, पढ़े हैं वो जजमेंट आलोक जी? उसमें अंतिम निर्णय में लिखा है राघव जी, कोर्ट ने लिखा है कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित थे। अब के लिए माफी मांगेंगे क्या? इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आप किसान का मुद्दा हो, आपने जवाब नहीं दिया कि 5 साल आप जेल में रखने वाले कानून को सही मानते हैं। अभी एक बात देखिए, आलोक जी के मुंह से बड़ी अच्छी निकल गई, किसान बाहर निकल के आए तो हम तन मन धन से साथ हैं। बिल्कुल सच है, अब आपकी बाहर निकलने की कोई हैसियत नहीं रह गई है। इस कारण से आप सिर्फ किसानों के भरोसे, कभी किसी के भरोसे, कभी किसी के भरोसे। मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जितना भी बोलते रहे, वो मुझसे झूठ बोलता तो चला गया, पर इसके साथ ही उसका चेहरा भी उतरता चला गया, क्योंकि जितने भी हमने तथ्य बोले, तथ्य का तथ्यात्मक उत्तर मुझे डिबेट के दौरान नहीं मिला। ओके, ऑल राइट, ओके। नहीं, जाहिर है सुधांशु जी, मुझे भी मेरे सवालों का जवाब जो मैंने आपसे किया था या संगीत रागी से किया था, इसके अलावा नहीं मिला कि ये निर्णय गलत है। और जाहिर है अभी तो जांच बाकी है, अभी तो अदालत हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। खैर देखते हैं, क्योंकि इस केस पर, इस जांच पर और जो ये गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद जो गिरफ्तारियां करने की कोशिश की जा रही है, उन पर सबकी नजरें होंगी और देखा जाएगा क्या सबूत निकलता है इस टूल किट केस में। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। सुधांशु त्रिवेदी, आलोक शर्मा, राघव चड्ढा, अभिमन्यु कुहार, विद्भूषण और संगीत रागी, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।